सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा वंदन। और मैं देवेंद्र बलहारा, बेसिकली मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ और इंडिया का पहला पर्सन हूँ जिसने इस चीज़ पे काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेके किसी भी बच्चे के टैलेंट का पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा असलियत में किस तरह का काम करने के लिए बना है। यानी कि हम एक देश को बहुत बड़ी ज़रूरत थी। जब मैं नौकरी छोड़ के आया, हरियाणा सरकार में टीचर हुआ करता था। 2011-12 में मैं आ गया था, डिपार्टमेंट से विदाउट पे लिया, नहीं दिया तो अपन आ गए कि नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, जाओ रखो। हमने इस मिशन पे काम करना है कि मैं क्यों हूँ ऐसा जैसा मैं हूँ और क्यों ये ऐसा करते हैं। अभी राज ने बोला, दारा सिंह ने बोला, भाई बुलाए कोई आया नहीं। क्यों नहीं आया? वो क्या रीजन हो सकता है? नरेंद्र भाई ने भी आपको बताया, भाई उसकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। वो नहीं लड़ सकता आपकी तरह बेचारा, वो आपको दूसरे तरीके से मदद करना चाहता है। तो उसका कारण ढूंढने के लिए निकले थे और जब सोल्यूशन मिल गया और समाज ने पागल कहना शुरू किया तो हमने उस व्यवस्था को छोड़ के अपनी एक व्यवस्था तैयार की, अपना एक सेंटर खोला चंडीगढ़ में और समाज को यह दिखाया व्यक्तिगत तौर पर। पहले अपने बच्चे पर काम किया। मेरा बेटा जब 7 साल का था, वो बच्चा जिसको अर्ली स्टेज में किसी ने ये कहा था कि इसका दिमाग कमजोर रहेगा और ये जिंदगी भर बीमार रहेगा, वो बच्चा जब 7 साल का था तो उसने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। उसके बाद उसकी अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि यहाँ उस पर बात करने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ, 7वीं क्लास में उसको 1000 तक पहाड़े याद थे, 2000 से ज़्यादा किताबें वो अभी तक पढ़ चुका है। 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर रहा मैथ, साइंस, साइबर और इंग्लिश ओलंपियाड्स में। ऑल इंडिया रैंक 1 4 साल लगातार। उसके बाद उसने खुद छोड़ दिया कि पापा यार 2 सवाल छोड़ आया। मैं कहा क्यों बेटा? कि पापा सारे गोल्ड मैं ही ले लूंगा तो फिर बाकी बच्चे क्या लेंगे। उस दिन के बाद मैंने उसको ये भी बोल दिया कि अब तो जिंदगी में कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठेगा। अभी वो 10वीं क्लास उसने पास कर ली है और मैं प्लान कर रहा हूं कि कोई अगर मुझे 2 पेरेंट ऐसे मिल जाएं जिनके बच्चों के साथ उसको मैं किसी ऐसी व्यवस्था को समझने के लिए भेज सकूं जो हमारे पुरातन काल में बैठा करते थे, तो हम उसको अष्टाध्याय व्याकरण सिखा के वेदों के ज्ञान की तरफ या इस तरफ लेकर के जा सकें। तो देखते हैं इस दिशा में क्या होता है। लेकिन मैंने उसे कंपटीशन में नहीं डाला, मैंने उसे 11वीं में नॉन मेडिकल दिला के किसी कोचिंग सेंटर में नहीं डाला और ना ही मैं डालूंगा। और उसको भी ये मालूम है, उसको भी ये बोला हुआ है साफ साफ कि तुम्हारा जन्म लोगों से लड़ने में, तुम्हारी उम्र के बच्चों से लड़ने में नहीं बीतना चाहिए कि तुम आगे हो कि तुम वो आगे है, तुम उसके साथ रहो। को एग्जिस्टेंस, जो सह अस्तित्व की जो भावना है समाज के अंदर, तुमको उसको जीना है, उसको साकार करना है। रुपए भले ही तुम्हारे पास कम रहे तुम्हारे बापू की तरह, लेकिन लोग इतने रहेंगे तो तुमको भूखा नहीं मरने देंगे, इसकी भी गारंटी है। तो अभी इस पे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। मुद्दा है अपना जनता सरकार मोर्चा। जब यह मालूम पड़ गया कि एक बच्चे के पास में क्या टैलेंट है ये पता चल जाए तो हम उसको अल्टीमेट हैप्पीनेस की दिशा में लेके जा सकते हैं, तो फिर हम निकले उन लोगों की खोज करने। 2016 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद करके 2016 में मैं निकला उन लोगों की खोज करने कि जब मैं गांव में एक पूरी की पूरी लूप बनाती हुई व्यवस्था तैयार करने का जो सपना देख रहा हूं, उसमें मुझे आर्टिस्ट भी चाहिए, उसमें मुझे प्लेयर्स भी चाहिए, उसमें मुझे कोचेस भी चाहिए, मुझे एग्रीकल्चर के ज्ञान वाले भी चाहिए, मुझे हेल्थ का ज्ञान वाले भी चाहिए, मुझे उनको इंडस्ट्री भी चाहिए, मुझे उनके लिए प्रमोटर्स भी चाहिए और मार्केटिंग वाले भी चाहिए। तो वो तो गांव से मिल जाएंगे सारे के सारे, लेकिन गांव का कोई आदमी ऐसे कैसे तैयार हो जाएगा कि भाई मेरा बेटा मैनेजर ना बने और देवेंद्र का बेटा मैनेजर बन जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? जब हम सबके बच्चों बराबर की बात करते हैं तो उस व्यवस्था में लोगों को यह समझाना कि भाई तेरा बच्चा इस तरह के काम करके खुश रहेगा, इतना ही अगर उसको समझ में आ जाए और अगर टाइम की कीमत पूरी मिलने लग जाए, भाई 5 घंटे मैनेजर ने काम किया और 5 घंटे मजदूर ने काम किया तो टाइम की कीमत बराबर है तुम्हारी, यू आर बोथ स्किल्ड। ये थोड़ी है, इज्जत बराबर मिलने लग जाए।
अगर चपड़ासी और प्रिंसिपल की और डीसी की तीनों को बराबर इज्जत मिलने लग जाए तो डीसी बनने की दौड़ खत्म हो जाएगी ना। 100 नंबर लेने वाले की और 90% वाले की और 30 नंबर लेने वाले की, फेल होने वाले बच्चे की भी इज्जत बराबर रहे इंसान के तौर पे, इंसान के बच्चे के तौर पे, तो 100 नंबर की दौड़ खत्म। पैसे वाले की और कम पैसे वाले की दौड़ खत्म हो जाए, उसकी इज्जत बराबर हो जाए। गरीब को भी उतने इज्जत से बोलो जितना अमीर को बोलो, बड़ी गाड़ी वाले, छोटी गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल, कार, जिसके पास जो है नहीं है, कपड़े फटे हुए जैसे भी हैं, इंसान के नाते उसको इज्जत बराबर मिलने लग जाए तो ये दौड़ खत्म होने की दिशा में काम कर सकती है। गांव के लोगों से मिले, बात करी, लोगों ने कुछ सोचते ये कुछ सामान बेचने आया है, कुछ सोचते ये कोई नया कोई मार्केटिंग एजेंट है, कोई पुराना LIC के पुराना कोई दुकान बेच जाएगा। ऐसे ही जैसे सुनील भाई बताया करते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाले ये लोग हैं, ये आके आपको बताएंगे फसलों को ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक करना है, और आखिर में जाके अपना सामान की ये वाली दवाई डालना, या कोई और ऐसे बताएंगे, पूरे भय खतरा दिखाएंगे कि एक्सीडेंट हो जाए तो वो हो जाए तो, और फिर बाद में बीमा अपना प्रेजेंट कर देना, मैंने बीमे भी बेचे, मैंने पता है कैसे बेचने। तो मेरा मतलब था कि जब ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए निकले और जब लोगों से बात करने निकले तो लोगों को हमारी बात पर यकीन नहीं होता था। कोई एक आदमी ऐसा भी है जो तुमसे बात कर रहा है, पूरा पूरा दिन गांव में धक्के खा रहा है, और आखिर में शाम को बैग उठा के, ठीक है ताऊ मैं चलता हूं, कब आए, और गांव वाले नु कह तना चाहिए के था गांव में, तब बता तो दे। मैं कहा कुछ नहीं ताऊ, तो कुछ लेने नहीं आया था। मैं कहा ना, कुछ बेचा भी नहीं तना। मैं कहा मैं कुछ बेचने थोड़ी आया था। अब वो दिमाग में आप सोचिए कि पिछले जो 25-30 साल के अंदर इन्होंने राजनीति में, बिजनेस में, समाज में इतना जहर घोल दिया कि एक आदमी आपको बताने आया है कि आपको किस तरह की जिंदगी जीनी चाहिए, उस वक्त भी उसके ऊपर ये शक कर रहे हैं कि ये कुछ बेचने आया था। मैं कहा तुम लोग शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मैं तुम्हारे गांव में घूम रहा हूं, लोगों से बात करता, तुम ये सोच रहे थे कि शाम को कुछ बेच के जाएगा ये, क्योंकि दिमाग में वही होगा। फिर सोचा यार आवाज, मतलब क्योंकि वो लोग उस वक्त कम जानते थे, पब्लिक डीलिंग में कम लोग आए थे, अब जाकर के लोगों को ट्रस्ट होने लगा कि हाँ यार ये कुछ लेके, तो आज तक 6-7 साल में कुछ लेके गया ही नहीं गांव में से। इस दौरान बीच में सोचा कि भाई आवाज थोड़ी बड़ी होएगी ना तो लोग जो हैं इज्जत से देखेंगे। साइकोलॉजी समझते थे, ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझते थे, मास की साइकोलॉजी समझने के लिए दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त भीड़ का दौर था। 2012-13 में अन्ना के आंदोलन शुरू हो लिए थे, 2011-12 में, है ना, और फिर बाद में अरविंद के स्टार्ट हो गए थे वो निर्भया वाला, फिर बाद में सरकारें बनी। 2015 तक हम इस पोजीशन पर आ गए थे कि भीड़ की साइकोलॉजी को समझने लग गए थे, और फिर हम अरविंद के साथ लग के सरकार बनाने में भी लगे। तो ये महसूस होने लगा कि आवाज थोड़ी बड़ी होगी, अगर हम MLA बन जाएं या MP बन जाएं तो लोग ना ध्यान से सुनेंगे। दिमाग में वही एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट। जब इन लोगों के साथ रहे, पॉलिटिकल लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के इलेक्शन मैनेजमेंट में जब इनके साथ बैठे तो समझ में आया कि ये तो आम आदमी को यार कीड़े मकोड़े समझते हैं। और एक जब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की व्यवस्था को समझा तो देखा ये MP और MLA तो मतलब कुत्ते की जात है इनकी। तो जो आदमी इनको फंड करता है ये तो मतलब वो तो कांतिया का कुत्ता है ना, कि तू कहे तो भौंके, तू कहे तो बैठे। ये तो ऐसे लोग हैं यार, इनके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। अब इनके हाथ में नहीं है, आम आदमी को पता नहीं है, तो कहां जाएं भाई? सब कुछ व्यवस्था वही चला रहे हैं जिनके पास रोकड़ा है, पैसा है, जो इनको फंड करते हैं। तो फिर लोगों को इस एंगल पे समझाने निकल पड़े कि लोगों को समझाएंगे, लोग अपने आप समझेंगे, लोग अपने आप उठेंगे, लोग अपने आप बोलेंगे, लोग अपने आप सवाल पूछेंगे, अपने आप अपनी व्यवस्था बदलेंगे। लेकिन मैं एक झुंझुना लेके घुमा रहा हूं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन, बाकी की सारी समस्याएं यूं की यूं। जाएं तो देखें, एक आदमी को बात समझ में आ गई, लेकिन वो तो बीजेपी का निकला, वो कहता तू तो मोदी का विरोध करता है। दूसरे को समझ में आ गई, वो कांग्रेस का निकला, वो कहता तू तो सोनिया गांधी का भी विरोध करता है कि PHFI को वो लेके आई। तीसरे का देखा, वो आम आदमी पार्टी का निकला, वो कहता वो भी यही करता है। वो कोई ना कोई आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो अपने अपने फील्ड में पारंगत भी हासिल है और फिर अपने अपने दिशा पे काम भी कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से भी लगे हुए हैं। वो यात्रा चलते 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 चलते
आप देखिए कि एक दौर कुदरत ऐसे मिलाती है, जैसे आज इतने सारे हजारों की संख्या में आज पूरे के पूरे देश के अंदर योद्धा हैं जो ऐसे ही योद्धा आपके जैसे। इस दौर ने हमको ऐसे लोगों से मिलाना स्टार्ट कर दिया जो ढूंढने के लिए ये निकले हुए थे। राजीव दीक्षित मंच कब से पीड़ा लेके, जब मैं और सुशील भाई बैठते हैं तो यार हम ऐसे लोगों को ढूंढते हुए निकल रहे थे हैं। और सुनील हो, अमरिंदर हो, नरेंद्र हो, ये हो, मतलब ये सारे के सारे वो लोग हैं, आप में से भी सारे के सारे जितने, जो उस दर्द को लेके समाज में घूम रहे हैं, देख रहे हैं और अर्जित कर रहे हैं। और लड़ने का एक मकसद एज अ होल जब समस्या समझ में आई तो समझ में आया कि भाई इसका निदान कोई संगठन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं कर सकती, कोई राजनीति नहीं कर सकती। व्यवस्था के साथ अगर कोई चीज लड़ सकती है तो वो व्यवस्था लड़ सकती है, जिस व्यवस्था को बनाने के लिए बदलने का पता नहीं, लेकिन अपना जो मकसद है जनता सरकार मोर्चा का कि ऐसी मजबूत व्यवस्था खड़ी कर देनी है कि उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक चरमरा के ध्वस्त हो जाए। प्रॉब्लम क्या आनी थी कि कोई दूसरे संगठन का आदमी क्यों जनता सरकार मोर्चा के नीचे आए? एक से एक योद्धा है यार। अगर मैं अपने आप को यह कहता हूं कि मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट हूं तो उधर 1 मिनट से पहले सुनील नहीं कह देगा मैं खेती का एक्सपर्ट हूं, तू मैंने खेती में मुकाबला कर ले, मैं तेरा एजुकेशन में नहीं कर सकता। तो भाई बात तो तेरी जायज है, मैं वहां फिसड्डी हूं। जिंदगी के जितने पहलू हैं हर पहलू पे सबने अपने अपने काम किए हुए हैं, और वो जो अपने आप को एक्सपर्ट मानता है और जिसने 12 साल कहीं पर अर्जित की है अपनी डिग्निटी और अपनी क्रेडिबिलिटी अर्जित की है जो पूरे देश की, वो मुझे या मेरे संगठन को क्यों दे दे? वो तो अपने, और उसका फर्ज भी है, उसका अधिकार भी है कि वो अपनी डिग्निटी और अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने साथ रखे और उसके साथ जिए। इसलिए हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कोई संगठन नहीं है, ये नाम मात्र है। तुम कहते हो कि इस कॉन्सेप्ट पर तुम्हें इस नाम के साथ चलना है, जनता सरकार मोर्चा उसमें विलय कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, अपने को कोई लालच नहीं 1%। हमारा, हमें ना नाम चाहिए, ना कोई क्रेडिबिलिटी, ना कोई बोर्ड। आपने देखा कोई बैनर नहीं है ना, अभी तक तीनों में कहीं कोई बैनर है तो किसी का फोटो नहीं। हमने बोला, इसीलिए बोला कि यहां पर तुमने अगर एक आदमी को हीरो बना दिया, वो आदमी आखिर में बेच के जाएगा सब कुछ। ये गलती मत कर देना, आदमी के साथ मत जुड़ना, ना देवेंद्र के साथ जुड़ना, ना जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ना। अगर जुड़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना, विचार के साथ जुड़ना, केवल विचार के साथ। यही सुशील ने बोला था कि लड़ाई लड़नी है ना तो लड़िए, बहुत अच्छी बात है, जहां समझ में आया हुआ है। क्या पता मुझे वो ना समझ में आई हो लड़ाई आपकी। अभी नूह से मेवात से प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है, मुझे वो मैसेज कर रहा है लगातार कि भाई मदद करो, और मैं उसे एक ही बात मैसेज कर रहा हूं, भाई मुझे नहीं समझ में आई लड़ाई तुम्हारी, क्या मदद कर सकता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मदद कर सकता हूं। मैं यहां का आदमी हूं, मेवात का, वहां का लोकल आदमी तेरी लड़ाई लड़ेगा ना, मैं कैसे लड़ सकता हूं। इसलिए सबसे पहले वो जो बात अपने एक साथी ने बोली थी, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, कि जो आपको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन दिया है ना, आपको अपने अपने वार्ड दिए हैं, आपने बोली थी शायद चड्ढा साहब ने, हाँ, कि आपको वार्ड दिए हैं, सरकार ने बना के दे दिए। और ये बढ़िया चोट भी है, पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बढ़िया बात करते हो, आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी वोट बन रही है कि कट रही है। यहां आते ही अगर आप वहां चोट कर देते हो तो समस्या हो जाएगी। तो आप लोग जहां जहां आप लोग हैं वहां वहां अपने सर्कल का दायरा बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपके किसी भी एक वार्ड के लोग नहीं हैं इतने, तो इनके इकट्ठा होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझे ना। तो आपको अपने आसपास अपना दायरा ऐसा कर लीजिए कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 एक लोग हम पूरे चंडीगढ़ से आ जाएं, इसकी बजाय 20 एक लोग हम लोग अपने एक मोहल्ले से क्यों ना हो जाएं भाई। और ऐसे अपने अपने आसपास 10-10, 20-20 लोग का एक चंक तैयार कर लीजिए और लड़ लेंगे।
उसके बाद देखिए फिर कितना बड़ा हो जाएगा। तो जो हमने पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला में जब मीटिंग करी थी, ट्राई सिटी वाली मीटिंग में भी हमने बोला था कि आपने अपने आसपास के उन लोगों को खोजना है। अगर आपने वो उस मीटिंग में बातचीत करके खोजा होता तो आज हम लोग एक बड़ी ऊर्जा का एक भंडार लेकर के आते। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कम लोग हैं। पंचकुला जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहरों में घर से निकलना ही बड़ी बात है। फिर इतने शाणे लोग हैं कि सुनना किसी और की बात, वो उससे भी बड़ी बात है। समझदार लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उनको दूसरा आदमी को नहीं सुन सकते हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं एज ए संगठन के तौर पे। ये ताकत आपकी बहुत बड़ी है कि आप एक दूसरे के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं। आप लोग अब स्टार्ट कर दीजिए तैयारी अपनी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग की, जहां पर आपने अपने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन देना है। अब ये देख लेना 250 आदमी जाओगे कि 250 जाओगे, ये तो आपने तय करना है ना, क्योंकि हर जिले में दी जाएगी ये ज्ञापन। हर जिले में दिए जाएगा मतलब ये है कि कोई दूसरे जिले का आदमी आपकी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। और आपको देखना है, ज्ञापन तो आप 4 भी दे सकते हो, ज्ञापन आप 40 भी दे सकते हो और 400 भी। आपके साथ जितने ज्यादा लोग होंगे उतना बढ़िया होगा। इसीलिए नरेंद्र भाई और हम कहते हैं अपना नेतृत्व खुद चूज करो। आप अपने 10 लोगों का तो नेतृत्व कर लो भाई, ये 10 आदमियों का मैं नेतृत्व हूं। उससे क्या होता है, अगर आपकी अपनी अपनी नेतृत्व क्षमता रहेगी अपने साथ में, तो कोई भी आदमी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। इसी से बचना है हमने। तो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है। नंबर 2, आप लोग इस बात को बिल्कुल, मतलब इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि 10 एक दिन में एक मीटिंग या 15 दिन में एक मीटिंग तो आप लोग कर ही लो। और ये देखिए कि आपकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। इसको छोटा इश्यू मत मानिए, बहुत बड़ी क्रांति भी हो सकती है और बहुत बड़ा सत्यानाश भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। जागे हुए लोग ज्यादा आ गए तो क्रांति होएगी, सब कुछ हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही सोए रहे जैसे सोए हुए हैं, तो फिर ये लोग रोज कंट्रोल्ड दंगे करते जाएंगे। वही सुनील वाली बात है ना, कि कहां तो श्रीलंका की खबरें आ रही थी कि वहां पे भूखों मर रहे हैं लोग बाग, और कहां वहां पर मैचेस चल रहे हैं, टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपको लग रहा है देश में दंगे हैं, यहां तो कहीं नहीं दंगे हैं, लेकिन टेलीविजन पे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये देश दंगों का देश है। कृषि प्रधान से दंगा प्रधान देश बन गया, ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपके दिमागों के अंदर वो डाला जा रहा है, देश के लोगों के दिमाग के अंदर, इस देश में दंगे हो रहे हैं। और इन दंगों की आड़ में इनको सीसीटीवी कैमराज लगाने हो, मार्शल लॉ लगाना हो, इनको इमरजेंसी लगानी हो, इनको चुनाव टालने हो, इनको कुछ खरीदारी करनी हो, आपके ऊपर जबरदस्ती करनी हो, नए कानून पास करने हो लोकसभा विधानसभा में, वो सारे काम ये इनकी आड़ में कर जाएंगे। क्योंकि ये पहला नियम है इस पूंजीवाद व्यवस्था का, इस फासिस्ट व्यवस्था का, कि जब कोई आपके नुकसान की बात विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सबसे बड़ी पंचायत में हो रही होगी, उस वक्त टेलीविजन में कुछ और चल रहा होगा। यह पहला नियम है। यानी अगर टीवी में आपके काम की चीज नहीं चल रही, तो बैकग्राउंड में कोई बड़ी तैयारी हो रही है सत्यानाश की। वो आप फॉर्म दे देना इनको। हाँ, समझ रहे हैं आप बात? तो आज जो ये फॉर्म आपको मिलेगा, अभी अपने इस फॉर्म में सबसे पहले आप अपनी काबिलियत लिखिए। हमें डिग्री से कोई मतलब नहीं, कौन कितना पढ़ा लिखा है। लिखना चाहे लिखिए, ना लिखना चाहे ना लिखिए। काबिलियत मतलब आपको करना क्या अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, आइए हम आपको मंच देंगे। आपको संगठन बनाना अच्छा लगता है, आपको एग्रीकल्चर पे काम करना अच्छा लगता है, आपको स्पोर्ट्स पे काम करना अच्छा लगता है, आपको कहां अच्छा लगता है, और संगठन में जब निर्वहन की बारी आएगी जिम्मेदारी की, तो आपको किस तरह का काम करने में ज्यादा आनंद आता है। कई लोगों को बैठ के करने का आनंद आता है, कई लोगों को चल के करने का। वही सुशील भाई की बात है, मेरे को तो भागम भाग में मजा आता है। भागम भाग का दे देंगे, इसको क्यों बिठाएंगे हम एक मेज पे, परेशान रहेगा, गालियां देगा, बैठा बैठा कोसता रहेगा।
समझे ना? तो संगठन में हमें सब तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ये संगठन किसी की बपौती नहीं है। अभी किसी ने मेरे को बोला था संगठन के कर्ता धर्ता, बिल्कुल नहीं है भाई। जिस दिन ये महसूस होने लग गया कि संगठन देवेंद्र बलारा के सहारे है, मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूं, मैं भाग जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा आप लोगों के बीच में। क्यों भाई? मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, या किसी ने भी क्यों ले रखा है? आप लोग क्यों नहीं आते हैं? आपका संगठन है। अब यहां समस्या तभी आती है जब डिक्टेटरशिप ऊपर से चलने लग जाए। जब यहां से कोई कह दे भाई अभी दारा सिंह को एक चीज गलत लग रही है सरकार की, दारा सिंह डिक्टेट कर दे ग्रुप के अंदर, चलो भाई वहां सारे के सारे वहां लड़ने जाना। यार ये कौन सी बात हो गई यार? ना सलाह करी, ना बात करी, ना कुछ करा। जब भी हम उस पर लड़ना जरूरी। आप ऊर्जा को बार बार ऐसी जगह पे लगाते रहेंगे तो आप कैसे संग्रहित करेंगे और कैसे लगाएंगे? लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास, हमें अभी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। तो ट्रेनिंग सेशंस जब लगते हैं या स्टेट की जब मीटिंग होती है, उसके लिए अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दीजिए, और इसको लाइटली मत लीजिए। लिटरली मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इसको लाइटली मत लीजिए। और अगर यहां एक दूसरे से आपको ये लगता है कि इतने लोग हम हो गए हैं और अब तो हम लगेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक तैयार होने वाला है। हमें उन लोगों की बहुत जरूरत है जो ईमानदार हैं और पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज पर आकर के सिस्टम को संभालने की पोजीशन में हैं। कैसे संभालेंगे हम लोग? फिर वही करप्ट लोग अंदर आ गए, फिर वही पॉलिटिकल लोगों ने अपने लोग घुसा दिए, फिर हमारे लोगों को तोड़ने शुरू कर दिए। मान लीजिए हम किसी को हम स्टेज दे रखी है और वो पूरा का पूरा फेस बन जाता है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको ले जाती है, तो मतलब आपकी हिम्मत नहीं डाउन जाएगी? कब जाएगी? जब आपने नेतृत्व पे ज्यादा भरोसा कर रखा और खुद पे कम हो। अगर आपने खुद काम कम कर रखा होगा तो आपको लगेगा टूट गया संगठन भाई, लेकिन अगर आपने काम कर रखा है तो आपको लगेगा ये सिर्फ बोलने वाले लोग थे, माइक देख के इनके सहारे संगठन नहीं चल रहा। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए एक एक कार्यकर्ता के, एक एक आदमी के बीच में। हम लोगों को केवल इस्तेमाल कीजिए, समझे ना? हम जो लोग थोड़ा बहुत फेस बन गए या थोड़ा बहुत लोग जानने लग गए, इसका इस्तेमाल कीजिए बात जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन संगठन की असली कमान अपने हाथ में रखिए, तब मजा है। तब किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हो सका, कुदरत ने चाहा और आप लोगों का साथ मिला, तो यकीन मानिए हम सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे नींव का पत्थर बनने को तैयार हैं, और अगली पीढ़ी को अगले 50 साल में, 20 साल में, 100 साल में हम वो रास्ता जरूर बना के देंगे अपने बच्चों को कि बेटा जिंदगी जीने का ये सलीका होता है, जो हम कहीं इस पीढ़ी में लैक कर गए। कि जिंदगी जीने ऐसे दौड़ भाग, ऐसे एक दूसरे का गला काट, एक दूसरे को नोच के, रुपये रुपये इकट्ठे करके, संग्रह करके, ये लाइफ के मकसद नहीं होते हैं। पैदा होने से लेके आखिर तक कुदरत के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे जिया जाए, कुदरती तरीके पर कैसे उस तरीके से जिया जाए, ये रास्ता बनाने का टारगेट जनता सरकार मोर्चा का है। मंजिल कोई नहीं है जनता सरकार मोर्चा की। जिस दिन बना था उस दिन भी डिक्लेयर कर दिया था हम 21 लोगों ने, जब 21 संगठनों ने बनाया था तो हमने बोला था एक एक आदमी को, बता दो भाई किसी का चुनाव लड़ने का मन है तो अभी बता दो, हम तुमको चुनाव के हिसाब से तैयार कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहना क्यों पड़ा मालूम है? क्योंकि इन लोगों ने राजनीति को गंदा बना के लोगों के बीच पेश किया। इन्होंने ऐसा पेश कर दिया कि सिर्फ लुच्चा, गुंडा, बदमाश, निहायती गंदा, लालची, लुटेरा, बलात्कारी आदमी ही विधायक बन सकता है, पैसे वाला ही बन सकता है, अच्छा आदमी तो सोच ही नहीं सकता। इन्होंने ऐसा बना दिया। और फिर जो अगर कोई आ जाए अच्छा आदमी तो उसको भी उसके जैसा ही साबित करने पे पूरा जोर लगाते हैं। ये भी नहीं के जैसा, ये साबित करने पे जोर लगा देते हैं। इसीलिए कोई अच्छा आदमी जो है उसके बाद हम सोच ही नहीं सकते कि कोई आदमी चुनाव लड़ रहा होगा तो वो ठीक से लड़ भी रहा होगा। कारण क्या है? क्योंकि आम जनता को नहीं पता चुनाव लड़ने का, ना लड़वाने का, ना उसको पता कि तुम्हारी जबान में भी, तुम्हारे दिमाग में विचार टीवी डाल रहा है, तुम्हारी मुंह में जबान टीवी डाल रहा है, तुम्हारे सब कुछ टीवी डाल रहा है।
तो तुमको, उनको मालूम ही नहीं बेचारों को कैसे लड़ना है, बच्चों जनता को। तो इसलिए हमने ये प्लान किया था कि 21 लोग अगर आज लड़ना चाहते हो तो तुमको हम पॉलिटिक्स के हिसाब से तैयार करेंगे, बता देंगे भाई ये आने वाले टाइम में हमारा विधायक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, जबकि किसी ने आ नहीं भरी, हम सारे तैयार हो गए कि हम डायरेक्टली चुनाव नहीं लड़ेंगे। डायरेक्टली का मतलब हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ा हम में से किसी ने, तो बाकी के 20 आदमी सबसे बड़ा दुश्मन होंगे उसके, सबसे पहले उसको हराएंगे कि तूने झूठ बोला। कि ऐसा ना हो कि 1 लाख आदमी देख करके सामने तुम्हारा विधायक जाग जाए अंदर का, भाई अब तो जल लड़ी लेना चाहिए। बाई चांस एक आदमी को फेस बना दो आप लोग, और वो ही बनने, सपने देखने लग जाए मुख्यमंत्री बनने के। तो इसलिए ये प्लान किया था कि यार अगर हम लोगों में काबिलियत होगी, अगर हम लोगों को समझ में आ गया और अच्छे लोग हमारे साथ आ गए, क्योंकि ये पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। लालची लोग जुड़े हैं, हमको भी लालची बना देंगे। गंदे लोग जुड़े हैं, हमको भी गंदा बना देंगे। अच्छे लोग जुड़े हैं तो हम गंदे होंगे तो भी अच्छा बना लेंगे। तो ये टोटली आपको अपने आसपास कैसे लोगों से जोड़ोगे, ये उस पर निर्भर करेगा। हम समाज में से नेतृत्व निकाल के देंगे, आम आदमी को भी चुनाव लड़ना सिखाएंगे, मुद्दे बनाना सिखाएंगे, और इन 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 नेताओं को और इन अफसरों को ये कहना सिखा देंगे, पकड़ना सिखा देंगे इनका गला, कि तुम नौकर हो, नौकर नौकर की तरह बिहेव करो। अगर हमने एक विधायक, जनता सरकार मोर्चा ने ये बता दिया कि नौकर क्या होता है, एक भी आदमी को, एक भी अफसर को, तो समझ में आ जाएगा जनता को। लेकिन तो तभी कर पाएंगे ना जब वो योद्धे हमारे साथ होंगे। तो इसलिए ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस बात को, मैं एक बात और ऐड करूंगा। देखिए क्या है, ये बाकी लोगों के लिए भी है, पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर भी जो और लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि सोशल मीडिया इनका हथियार है। आप लोगों को कम से कम इनके जाल में नहीं फंसना है। हम लोग चलाते हैं, हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूट्यूब भी यूज करते हैं, हम लोग फेसबुक भी यूज करते हैं, पर हम लोग फेसबुक और यूट्यूब को इसलिए यूज नहीं करते कि हम उनके जाल में फंसे कि वो जो दिखाना चाहते हैं हम वो देखें। हमें जिस आदमी को देखना है उसका सर्च करके उसको देखिए, जो आ रहा है सामने उसको देखना बंद कीजिए, क्योंकि वो आपके बोले हुए शब्दों को भी पकड़ रहा है कि आप क्या देखना। एक बार किसी की गलती से देख ली तो फिर वही आने शुरू हो जाएगा। जो इस तरह की वीडियोस हैं, बजाय इसके कि आप उन वीडियोस को धड़ाधड़ सारे ग्रुपों में शेयर कर दो, कोई नहीं देखता ग्रुपों को, मानिए कोई भी नहीं देखता है। ऐसे नहीं, अगर भेजनी है किसी को बात करके फिर भेजिए, एक्चुअली उसके काम की है तो, नहीं तो साथ में लिख के भेजिए क्या है। तीसरा, जैसे आज का ग्रुप है, आज आपके ग्रुप में फोटोज आ गई मान लो आज की मीटिंग की, तो बजाय इसके कि किसी की फोटो को शेयर करो, या मान लीजिए आप हमारी आईडी से शेयर कर रहे हो लेकिन अपनी आईडी पे भी जरूर डालिए, क्योंकि वहां से और मल्टीप्लाई होता है, शेयर की हुई चीजें कम लोगों तक जाती है। तो आप अपने लेवल पे खुद को, मतलब आपसे जानी चाहिए चीजें, आप दिखने चाहिए इनिशिएट करते हुए, ये नहीं कि यही आदमी कर रहा है, उसी की आईडी, उसी की फोटो, उसी की वीडियो, उसी की, आपकी अपनी। अगर आपको ये लगता है कि ये वाली आईडी मैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हूं या ऐसी जगह पर हूं और मैं नहीं कर सकता इस तरह शेयर, तो एक आईडी फर्जी बना लीजिए। ये बीजेपी वाले एक एक आदमी 100 आईडी फर्जी बना के बैठा है, 100 आदमी 100 ऐसे लिखा हुआ है उसके ऊपर इस नंबर के साथ, मतलब नए नए सिम ला के देते हैं ये लोग, बैठे रहते हैं अभी ये फोन से तक या मैसेज, ये फोन से, फिर ये फोन से, 6 फोन है, एक एक फोन में 5 6 आईडीज हैं, मतलब वो करके फिर मैसेज किया, फिर वो। हमारे पास क्या है, ये तो 1 मिनट में परसेप्शन बना देते हैं। तड़ीपार बाबा ने टीवी पे ऑन रिकॉर्ड बोला है कि 80 लाख ग्रुप हैं बड़ी झूठी पार्टी के पास। एब्रीवेशन बना लेना आप इसकी, है ना, 80 लाख,
उसने ये कहा था 80 लाख ग्रुप्स हैं, जो मैसेज ऐसे चुटकियों में पहुंचेगा पूरे देश में। यानी अगर दंगा फैलाना है ना, पूरी तैयारी कर रखी इन्होंने। आपने तैयारी कर रखी है दंगे से बचाने के लिए? कोई तैयारी नहीं है आपकी। इन्होंने आपको घर घर दस्तक लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है, आपने क्या तैयारी करी बचाने की? इन्होंने नया बिल लाने की पूरी तैयारी कर रखी है, आपने क्या तैयारी करी बचाने की? आपके पास तो मैसेज डिलीवर करने की भी तैयारी नहीं है। तो कम से कम बैठ के आप लोग प्लान कीजिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भाई मैं तुमको मैसेज दूंगा। अगर जैसे मान लो हमने मैसेज दिया, 22 जिले हैं, हम 5 जनों ने में से मैसेज दिया, एक एक आदमी के हिस्से में 5 जिले आ गए कि भाई तुम ये 5 जिलों को मैसेज दे दिया। वो आदमी अगले 10 आदमियों को मैसेज दे दे और वो अगले 10 आदमियों को दे दे, बजाय इसके कि एक एक आदमी तक, एक एक आदमी को ही सारा का सारा बोझ उठाना पड़े। ऐसा क्यों हुआ कि ये चंद 5-4 लोगों ने ही संभाली इसकी कमान? आप लोगों को भी संभालनी चाहिए थी। इसलिए अभी इसके ऊपर बहुत लंबा काम करने की जरूरत है। ट्रेनिंग सेशंस भी आपके साथ गुजारेंगे टाइम, लेकिन ये इस पे निर्भर करता है कि आप लोग कितना निकल पाते हो घर से। अगर आपको ये लगता है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़े दिनों के बाद डिजिटल करेंसी आ जाएगी, फिर उस पैसे को, फिर वो उस पासवर्ड को लेके सिर पे धर के नाचना। वो कुछ ये पूरी तैयारी करे बैठे हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं है। यहां पे आकर के हम लोगों को ये लगता है कि आपको अभी और ज्यादा जोश के साथ लगना है, ताकत को और बढ़ाना है। और जो नेशनल, जो हमारी स्टेट लेवल की जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अपना टारगेट रख लीजिए। और आपको जो फॉर्म मिलता है, अगर हो सके, उसमें हमने कॉलम नहीं रखा, उसमें लिख दीजिए इतने परिवार तो मैं लेके आऊंगा। जितने आपके पास पॉसिबिलिटी लगती है आपको। भाई अगर आप 2 गाड़ियां अरेंज कर सकते हो तो 10 आदमी आ सकते हैं ना, तो 5 परिवार हो गए उसमें, क्यों जी? तो अगर विद फैमिली अगर आते हैं तो ताकत बहुत बड़ी दिखेगी। अकेले अकेले आएंगे ताकत आधी नजर आएगी। तो 5000 परिवार का मतलब 10,000 आदमी हो जाएंगे अगर हम विद फैमिली आते हैं तो। और अगर जो सिर्फ ये लगता है कि हम लोग केवल भीड़ जुटाने के लिए चले हुए हैं, तो भाई फिर नहीं, हम भीड़ जुटाने के लिए नहीं चले हुए। भाई हम लोग छांटेंगे किस में से? आपको नहीं मालूम है, समाज के अंदर एक से एक योद्धा बैठा हुआ है जो केवल इंतजार कर रहा है कि देखते हैं ये जनता सरकार मोर्चा वाले क्या करते हैं। बढ़िया है ना? कोई आप में से बढ़िया है? कोई है बढ़िया? है बढ़िया? बढ़िया अपनी औलाद को क्या बोलता है जब नई दुकान खोलता है तो? कि बेटा 3 साल निकाल दे, ऐसे ही बोलता है। पैदाइशी बढ़िया है तो। मतलब नई दुकान कोई खोलेगा ना, और अगर किसी व्यापारी से आप पूछोगे तो उसका ये रूल है कि 3 साल अगर तुमने टिक के तुम एक जगह बैठ गए तो आसपास की कम्युनिटी में ये ट्रस्ट हो जाएगा कि ये दुकान अब चलेगी, अब इससे सामान लेना शुरू कर सकते हो। नहीं तो पुराना दुकान को नहीं छोड़ता इतनी आसानी से आदमी। पड़ोस में नई दुकान खुले फिर भी हम उसी दुकान पे जाएंगे जहां से लेते आ रहे हैं। तो आपके साथ क्यों जुड़े वो? तो वो ये इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कैसे एक आदमी है, देखते हैं ईमानदार हैं क्या, देखते हैं इनके पास कोई काबिलियत भी है, देखते हैं इनके पास कोई विजन भी है, देखते हैं इनके साथ कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं। देखने के लिए वेट कर रहे हैं आपका। और वो जो स्टेट की मीटिंग होगी ना, वो ऐलान होगा आपकी तरफ से सरकारों को कि जिसके घर के बाहर जनता सरकार मोर्चा का बोर्ड लगा हुआ है ना, उस घर की तरफ तो देख भी नहीं लोगे। बकवास करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारा पैसा चाहिए, अपना बना लेंगे, ना तुम्हारी शिक्षा चाहिए, ना तुम्हारा रोजगार चाहिए, हमारे पास है, हमारे इंतजाम आप कर लेंगे। इतने लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, फिर तो इतने निकम्मे आदमियों को मरना ही ठीक है। और इतने लोग होने के बाद तो पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, लेकिन वो हों, अपना एहसास कराएं कि हम हैं। आओ, तुमको अगर हिम्मत है तो छेड़ के दिखाओ हमारे आदमियों को। अभी तो कोई आदमी को दिक्कत होती है कि यार आए नहीं तुम लोग, अभी तो आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि आप हमारे हो के नहीं। अभी तो हमको आपको हम पे ही ट्रस्ट नहीं है। तो वो ट्रस्ट ऐसे थोड़ी बनेगा। साथ मिलके थोड़ा बहुत काम करें तभी पता चलेगा ना बेईमान कौन सा है भाई।
लालची कौन सा है, फोटो खिंचाने का, किसी को फोटो खिंचाने का लालच है बेचारे को, तो उसके फोटो खींचते रहो, क्या दिक्कत है भाई, चले। लेकिन वो जो अपनी मीटिंग होगी स्टेट की, वो एक माइलस्टोन होगी। उस दिन के बाद से आप पूरी तरह से कम सिक्योर हो जाएंगे, अगर हम 5000 परिवार वहां ले जाने में सक्षम हो गए। अब इसमें दिक्कत यह है, अगर आपने ये तो सोच लिया कि बाकी सारे ले आएंगे, मैं तो 2 ही परिवार लेके चलता हूं, देखी जाएगी, तो हम वहां 20 एक परिवार होंगे। और अगर हमने सोचा कि कोई नहीं लाने वाला, मेरे को ही करना है सारा, फिर देखना पूरा हरियाणा, पंजाब और ये चंडीगढ़, ये सब फिर जनता सरकार वालों को ढूंढते मिलेंगे। यही तो मैसेज देना है ना, जनता असली मालिक है भाई, तुम नौकर हो, नौकर की तरह बिहेव करो। इतनी शिक्षा अपन लोग देंगे लोगों को, लोग जगाना अपना काम है, और लोग जिसके साथ हैं फिर उसको किसी चीज की, फिर अपने प्रोडक्ट भी बिकेंगे, कोई टेंशन नहीं। राम रहीम बेच गया, बताओ हमारे को क्या दिक्कत है? सारे बाबे बेच गए, ये अच्छे आदमी नहीं बेच सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि कमी नहीं आएगी किसी भी चीज की, अगर सच्चे आदमी अपने साथ हैं तो हम सच्चे दिल से लगेंगे। मां भारती को बचाने के लिए हम लोगों ने तो सोच लिया है कि भाई ये जीवन तो जाएगा, एक पीढ़ी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमने प्लान किया कि क्यों ना ये वाली पीढ़ी सही, अगली पीढ़ी थोड़ी सी ठीक सरगज लेगी। तो इस उम्मीद में कि अपन साथ आकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और आखिर तक अपना फर्ज जो है ईमानदारी से निभाएंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।